हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। यहाँ पर ग्लोबल वर्ल्ड कैसे, प्री मॉडर्न एज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्री मॉडर्न एज में जैसे मैंने बताया कि ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स ट्रैवल करते थे, उसी तरह से फूड ट्रैवल करता था। फूड ट्रैवल करता था तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे कि बताया कि फूड के ट्रैवल की वजह से बहुत सी न्यू क्रॉप्स आ गई थी वर्ल्ड में, और उन न्यू क्रॉप्स की वजह से बहुत से लोगों की जो लाइफ थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। जैसे कि यूरोपियन लोग, जो यूरोपियन पुअर लोग थे, उनकी लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी कि उनके पास नहीं अच्छा खाने को था, वो नहीं खा पाते थे। लेकिन क्योंकि पोटैटोज़ जैसी जो चीप क्रॉप्स आ गई, उसकी वजह से उनकी लाइफ जो थी वो बिल्कुल ही चेंज हो गई, और यूरोपियन पुअर लिविंग अ बेटर लाइफ, वो एक अच्छी लाइफ जीने लगे। लेकिन फिर उसमें क्या चेंज आया, लेकिन जैसे ही इन क्रॉप्स में किसी तरह की डिज़ीज़ आई, किसी वजह से कोई बीमारी फैल गई, तो वो क्रॉप्स फेलियर हो गई। तो एरिश पोटैटो फेमाइन की वजह से जो क्रॉप्स फेलियर हुई थी। अब कैसे एरिश पोटैटो फेमाइन आई, जैसे कि किसी भी चीज़ में जैसे कि लोगों में डिजीज़ेस फैलती हैं, ऐसे ही क्रॉप्स में भी डिजीज़ेस फैलती हैं। तो जो क्रॉप्स फेलियर हो गई, उसकी वजह से जो यूरोपियन लोगों को वो चीप क्रॉप्स नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, और वो भुखमरी से फिर दोबारा मरने लगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्कर्स, डिजीज़ेस एंड ट्रेड। ये तीन जो फैक्टर्स हैं, ये इसने भी ग्लोबलाइजेशन में बहुत मेन पार्ट निभाया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो प्री मॉडर्न एज थी वो श्रैंक कर गई। जैसे पहले लोग एक जगह पे रहते थे, वहीं अपना पूरी लाइफ जीते थे, और वहीं रह के पूरा लाइफ जीकर रह जाते थे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते थे। तो उनको लगता था कि वर्ल्ड बहुत बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने नए न्यू सी रूट्स डिस्कवर करने स्टार्ट कर दिए, तो उनको जो पूरा वर्ल्ड था वो बहुत ही छोटा लगने लगा, श्रैंक लगने लगा। तो इससे क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स को डिस्कवर किया गया। यूरोपियन सेलर्स सेल टू डिफरेंट पार्ट्स, जिसकी वजह से उन सी रूट्स के ज़रिए जो यूरोपियन सेलर्स थे वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में गए। जैसे पहले नहीं आपको मैंने बताया कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, इंडिया को डिस्कवर किया गया, तो उसी तरह से सी रूट से डिफरेंट पार्ट्स में जाया गया। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो हम अमेरिका की बात करें। अभी तक हम यूरोप, एशिया, अफ्रीका की बात कर रहे थे, अब हम अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वर्ल्ड में थोड़ा बिल्कुल साइड में पड़ता है और थोड़ा चेंज उसका रहता है। अब यहाँ पे अमेरिका से बात है तो इसमें नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका तीनों ही पार्ट्स की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, अमेरिकन वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप एंड मिनरल्स। अब अमेरिका में क्या था, अमेरिका चूँकि सबसे अलग था वर्ल्ड में, तो वहाँ पर और वहाँ से ही मैंने बताया था कि फूड के लिए बहुत सारी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई थी। तो जब अमेरिका की खोज हो गई तो वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रॉप्स के लिए, न्यू क्रॉप्स के लिए और मिनरल्स के लिए मिलने लगी, जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया और उन जगहों को डिस्कवर करना। अब जैसे लोगों को सेलर्स गए तो उन्हें पता चला कि यहाँ गोल्ड माइंस हैं, यहाँ और तरह के मिनरल्स हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी बड़ी फार्म्स हैं। तो उनको ये लगा कि यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। द पोर्टुगीज़ एंड स्पेनिश कॉन्क्यूज द कॉलोनिज्म ऑफ अमेरिका। तो क्या हुआ, पोर्टुगीज़ ने और स्पेनिश लोगों ने अमेरिका को कॉलोनी बनाने के लिए वहाँ पर वॉर्स स्टार्ट कर दी, और कोशिश की जो अमेरिकन नेटिव्स हैं, जो वहाँ के मेन रहने वाले हैं, उनको किसी तरह से हराकर उन जगहों पर अपना कब्जा कर सके। नॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ वेपन्स बट विद द हेल्प ऑफ डिजीज़ेज़। अब सोचिए कि ना केवल वेपन से और डिजीज़ेज़ से कैसे हो सकता है, क्या जैसे वेपन निकाल के मार दिया जाता है वैसे ही डिजीज़ निकाल के मार देंगे, लोग फेंक दी तुम्हारे ऊपर डिजीज़, ऐसे नहीं होता है। डिजीज़ेज़ का मतलब कि जो लोग वॉर करने वहाँ पे गए या जो भी लोग वहाँ पर गए,
उन लोगों की बॉडी में जिस भी डिजीज़ की सिम्टम्स थे, तो अमेरिका के लोगों की जो इम्यूनिटी पावर थी वो उसके लिए एफिशिएंट नहीं थी। मतलब वो चूँकि सबसे पूरी वर्ल्ड से अलग थी अमेरिका, तो वहाँ की जो लोगों की इम्यूनिटी, वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स की जो इम्यूनिटी पावर थी वो कम थी। और जो ये लोग गए थे वहाँ को उसको अपने काउंकिस्ट के लिए, लड़ाई के लिए, या उसको अंडर कंट्रोल करने के लिए, उसको अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, उनकी बॉडी में जो डिजीज़ेस थी, जैसे कि स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ थी, तो उससे लड़ने के लिए अमेरिकन लोगों के पास किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। उनकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वॉर से तो कम लोग मरे, लेकिन डिजीज़ेस से ज़्यादा लोग मर गए। तो इस तरह से अमेरिका जो था वो यूरोपियन के अंडर कंट्रोल हो गया, उनकी कॉलोनी के रूप में बदल गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉब्लम्स इन यूरोप। अब जहाँ से लोग गए थे वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स थी। पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही थी, डिजीज़ेस बढ़ रही थी, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। किस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था? रिलीजन में। रिलीजन में कई तरह की प्रॉब्लम्स थी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह की, तो पॉवर्टी थी, जिसकी वजह से यूरोप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। देयरफॉर पीपल माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, जिसकी वजह से लोग माइग्रेट कर रहे थे उस जगहों को, यूरोप को छोड़कर अमेरिका जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी एग्रीकल्चर के लिए प्लस मिनरल्स के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई? प्लांटेशन फार्मिंग इंक्रीज, जिसकी वजह से जो प्लांटेशन था वहाँ पे अमेरिका में उन्होंने स्टार्ट किया प्लांटेशन, बड़ी बड़ी फार्म्स थी वहाँ पर, प्लांटेशन स्टार्ट किया, जिससे उनकी जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ कर दिया क्रॉप्स का। सोल्ड इन यूरोपियन मार्केट, और उन्हीं चीज़ों को जो यहाँ से यूरोपियन ले जाकर वहाँ पर अमेरिका में ले जा में किया, उसे वापस आके यूरोप में ही बेचा। तो इससे मतलब क्या फ़ायदा हुआ कि जो अमेरिका था वो इंक्रीज़ करने लगा, राइज़ होने लगा वहाँ पे, मतलब काफ़ी उत्थान हुआ, बहुत प्रॉस्पेरिटी आ गई अमेरिका में, और ये जो थी ये कॉन्टिनेंट एक पावरफुल कॉन्टिनेंट बन गई। उसके बाद देखिए इस टाइम पीरियड में चाइना और इंडिया बहुत ही प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ मानी जाती थी, लेकिन इनकी जो ये जगह थी 18th सेंचुरी में वो धीरे धीरे कम हो रही थी। क्यों? चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, रिस्ट्रिक्शंस लगा ली थी कि मतलब हम आपस में ही अपने वो करेंगे, हम बाहर से ना कुछ लेंगे ना बाहर के लोगों को कुछ देंगे। इस तरह से उसने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा ली और आइसोलेशन में चली गई। और इंडिया में क्या हो रहा था 18th सेंचुरी में? आपको पता है इंडिया में कॉलोनाइजेशन हो रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपनी कॉलोनी बना ली थी। तो इकोनॉमिक पावर जो थी वो अमेरिका की बढ़ रही थी, और जो इंडिया और चाइना जो पहले से पावरफुल प्रॉस्पेरस कंट्रीज थी वो धीरे धीरे अपनी आइसोलेशन और कॉलोनिज्म की वजह से अपनी स्थितियाँ खो चुकी। अब ये हमने पढ़ लिया 18th सेंचुरी। अब हम आएंगे 19th सेंचुरी में कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ। ड्यू टू पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स वर इंक्रीज। पॉलिटिकल कैसे कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी और तरह तरह की कॉलोनाइजेशन, इस तरह की घटनाएं घट रही थी। सोशलिज्म यानी कि लोग इंडस्ट्रीज़ लगा रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। कल्चर, जो एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते थे तो कल्चर इंक्रीज़ हो रहा था। उसके अलावा टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही थी, और नई नई टेक्नोलॉजी से लोग अलग अलग तरीके के अच्छे काम और इंक्रीमेंट कर रहे थे अपनी लाइफ में। तो क्या हो रहा था? वर्ल्ड पूरा चेंज हो रहा था। अब वर्ल्ड चेंज अ लॉट, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। इसी समय इकोनॉमिक आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लो। तो इस समय पर 3 तरह के फ्लो देखे गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो। कौन से? फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड जो जैसे एक जगह उन्होंने जैसे क्रॉप्स उगाई तो उन्हें दूसरी जगह बेचा, या किसी सामान को, किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह बेचने गए, दूसरी जगह से तीसरी जगह बेचने गए, तो फ्लो ऑफ ट्रेड हो रहा था। फ्लो ऑफ लेबर, लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे।
और फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल का फ्लो कैसे हो रहा था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में, कि जैसे यूरोपियंस ने देखा कि अमेरिका में बड़े बड़े फार्म्स हैं, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे प्लांटेशन किया जा सकता है, तो उन्होंने उसमें अपने कैपिटल को इमर्ज किया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ से उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह से कैपिटल का फ्लो हुआ। तो ये तीनों ही जो फ्लो थे ये 19th सेंचुरी में आइडेंटिफाई हुए कि किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ वो इन 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज की वजह से ज़्यादा हुआ। और इन तीनों में क्या इंटर रिलेशन है, इंटर रिलेशन अमंग ऑल 3 फ्लोज, क्यों? क्योंकि जैसे जब ट्रेड का होगा तो एक जगह से बनाएंगे या एक जगह प्रोड्यूस करेंगे और दूसरी जगह बेचेंगे जाकर, तो क्या फ्री में थोड़ा ना दे देंगे, उससे कैपिटल मिलेगा, कैपिटल मिलेगा तो वो कैपिटल वापस दूसरी जगह आएगा। तो इस तरह से ये आपस में इंटरकनेक्ट थे और जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो लेबर भी माइग्रेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और इस तरह से तीनों ही फ्लोज जो हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं और इनसे जो लाइफ होती है वो चेंज हो जाती है लोगों की, इससे उनकी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है, लाइफ अच्छी हो जाती है। दिस इंटरकनेक्शन कुड समटाइम्स बी ब्रोकन, इट आज कभी कभी ये ब्रोकन भी हो जाता था कि जैसे लोग माइग्रेट नहीं किए तो अब लेबर नहीं है तो किस तरह से प्रोडक्शन हो, या कभी किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन किसी कंट्री ने लगा दिया तो दूसरी कंट्री में सामान नहीं जा पा रहा है, या कैपिटल का जब ट्रेड नहीं होगा तो कैपिटल का फ्लो कैसे होगा। तो कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये मूवमेंट जो था वो उसका में ब्रेक भी आया और ब्रोकन हुआ। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को इन 19th सेंचुरी का जो ग्लोबलाइजेशन में जो चेंजेस आए वो और 18th सेंचुरी का ये आपको समझा दिया। इस तरह से आप लोग ये लगभग इस चैप्टर का 1/3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आगे जो वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप इन फ्लोज की वजह से जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो चेंज हुई उसमें कैसे चेंजेस आए, कैसे शेप लिया वर्ल्ड इकोनॉमी ने, ये मैं आपको नेक्स्ट आपके वीडियो में समझाऊंगी। और सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको वीडियोस के लिंक ना भेजने पर भी आपको वीडियोस आसानी से मिलते रहें। ओके।